लेके एडिटोरियल है उसको, एक आर्टिकल है उसको देखेंगे। एंड देन कार्डियोवास्कुलर मेटाबॉलिक, जो आजकल चल रहा है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, विल लुक इनटू दैट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक एडिटोरियल है उसको देखेंगे, और कॉप 29 से जुड़ी हुई कुछ बातें। एंड देन विल लुक इनटू द कंप्लीट न्यूज़पेपर एज वेल, वो भी साथ के साथ जो है यहाँ पे किया जाएगा। सो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर द हिंदू सेशन का पीडीएफ लेना चाहते हैं। हम पीवाईक्यूज भी यहाँ पे करवाते हैं, और साथ साथ जो है डिटेल में माइंड मैप के साथ आपको पूरा डिस्कशन मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। और जो फर्स्ट न्यूज डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सो दे हैव पुट अप अ ब्रेक ऑन बुलडोजर कल्चर। उन्होंने कहा कि ये चीज ठीक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जजमेंट देता है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंडर है। सो बेसिकली दे हैव इन्वोक्ड आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आर्टिकल 142 का प्रोविजन हमारे यहाँ पे किस लिए दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, टू डू द कंप्लीट जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे आइडिया है कंप्लीट जस्टिस का। जुडिशरी के पास स्पेशल पावर है कि किसी केस के अंदर सपोज कीजिए कोई कानून अवेलेबल ना हो, क्लैरिटी ना हो, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर दे रखी है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जजमेंट दे सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट आर्टिकल 142 इज फैसिलिटेटिंग। अगर आप इस वर्डिक्ट का कंटेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे बुलडोजर कल्चर चल रहा था। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक ट्रेंड देखा था कि भाई अगर कुछ भी इलीगल ऑक्यूपाइड है, किसी ने घर अपना आगे बढ़ा रखा है, एनी नॉर्म्स, कहीं से भी अगर कोई हाउसिंग के नॉर्म्स वायलेट कर रखे हैं, उस केस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सीधा जाके बुलडोजर यूज करता था और उसे जाके तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि इन इंडिया वी हैव रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के अंडर हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है, क्योंकि ये जो डिसीजन लेते थे आपके घर को तोड़ने का, वो तो प्राइमरीली एग्जीक्यूटिव है, कोई सरकारी बाबू आके जो है उसके ऊपर एक्शन करवाएगा। तो एग्जीक्यूटिव कांट बी अ जज, वो जज नहीं बन सकते कि किसी ने वायलेशन किया है, कोई गिल्टी है। ये खुद ही ऑफिसर डिसाइड कर रखे थे कि इन्होंने नॉर्म्स का वायलेशन किया है तो जाके तोड़ दो। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो ये जज नहीं बन सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। और काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है ये कि इस केस के अंदर आप रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड कर रहे हो, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम डिफरेंट है। अगर किसी ने कोई वायलेशन किया है तो वो बात तो जुडिशरी डिसाइड करेगी, कोई एग्जीक्यूटिव इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पे कुछ एक नॉर्म्स उन्होंने सजेस्ट किए हैं, जैसे डेमोलिशन से पहले आपको 15 दिन का एक नोटिस देना पड़ेगा। आपको किसी भी एक्यूज पर्सन को एक चांस देना पड़ेगा कि वो अपनी बात रखें। अब ये जो होता है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि सामने वाले को जो है आप एक मौका देते हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, वो भी अपने आप को डिफेंड करे। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक ये कंसेप्ट है जहां से सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। कोई इंडिविजुअल अगर 15 डेज के अंदर एक्शन नहीं लेता, या तो वो कोर्ट से स्टे ले आएगा, अगर वैसा भी नहीं होता है तो फिर जो है डेमोलिशन आप कर सकते हैं। और डेमोलिशन के टाइम पे पूरा वीडियोग्राफ उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको रैंडमली जाने देंगे, आपको पूरे इंसिडेंट की, पूरी एक्टिविटी की वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इलीगली किसी का घर तोड़ दिया और कहीं पे जो नॉर्म्स बिल्कुल राइट थे वो भी आपने तोड़ दिए, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो दीज आर द आइडियाज कि आप चैलेंज करने का चांस देंगे, और अगर कोई ऑफिसर इन नॉर्म्स का वायलेशन करता है, इस मेथड को फॉलो नहीं करता है, तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन होगा। ठीक, एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर दैट इज ऑल्सो देयर। ओके, अगर कोई भी ऑफिसर इन चीजों को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं जो यहाँ बताई हैं। अब देखिए इस चीजों को देखते हुए क्या इन्होंने री इन्फोर्स किया। इन्होंने कहा कि हम एक तो रूल ऑफ लॉ री इन्फोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल इंडिया के अंदर ऐसा ही है। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, वही है सब कुछ जो बताने वाला। तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे यहाँ पे। और हमारी जो जुडिशरी चलती है, देखिए जुडिशियल प्रोसेस में क्या होता है, यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। जो इंडिविजुअल होता है उसे आप इनोसेंट मानते हैं
until proven guilty in the court, कोर्ट में ही वो गिल्टी प्रूव होगा। लेकिन यहाँ पे डेमोलिशन के समय चल क्या रहा था, ऑफिसर ही किसी इंडिविजुअल को गिल्टी मान लेते थे और उसके बाद डेमोलिशन कर देते थे ना, वो चीज अब एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर है, ये जो काम है पूरा का पूरा ये जुडिशरी का होता है, एग्जीक्यूटिव उसके अंदर कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑफिसर्स खुद ही डिसाइड कर रहे थे। तो इन कंसेप्ट्स को जो है जुडिशरी ने अपहोल्ड किया है और ये बहुत अच्छा एक जजमेंट है। जुडिशियल इंसाइट की बात करें तो इन्होंने कहा है कि देखिए, इस टाइप से अगर आप किसी का घर तोड़ते हैं तो ये एक अनार्की का सिंबल है। अगर आप किसी का घर बिना नोटिस दिए तोड़ रहे हैं तो उनको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने नॉर्म्स का वायलेशन किया है। किसी का घर उसका एक राइट है, आप उसको वायलेट कर रहे हैं और उसको जो है आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया, क्योंकि घर जो है वो किसी की सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, डिग्निटी रिप्रेजेंट करता है, और घर का एक इमोशनल सिग्निफिकेंस होता है, हम सब अपने घरों से जुड़े होते हैं। तो इन बातों को कंसीडर करने के लिए जुडिशरी ने जो है कंपनसेशन का प्रोविजन भी यहाँ पे दिया है। तो ये ब्रॉडर पिक्चर थी इस जजमेंट की, पूरा डिटेल में हमने देख लिया। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आर्टिकल 142 पे क्या आया है। तो इन्होंने कहा विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। अब ये कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। देखिए ये कह रहे हैं कि कोई कानूनी रूप से अगर जुडिशरी के ऊपर किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है या किसी और लिमिटेशन को लेके आ रखे हैं, तो उस केस के अंदर क्या जुडिशरी जो है वो लिमिट हो जाएगी। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इसको बताता है। अब इसका मेन मीनिंग है वो ये देख लीजिए, दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, दैट इज व्हाट इट मींस। देखिए ये आर्टिकल 142 है, देयर कैन बी अ सिचुएशन। हमारे यहाँ पे जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ये जुडिशरी करती है। और लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेचर आपका कानून बनाता है, लॉ मेकिंग, ओके, ये आपके लेजिस्लेचर का पार्ट है। अब एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है इफ लेजिस्लेचर इज नॉट मेकिंग अ लॉ, किसी भी मुद्दे के ऊपर लेजिस्लेचर ने कानून नहीं बना रखा है, ठीक, वहां पे बिल्कुल ही वैक्यूम है। जैसे अब मैं बताता हूं कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ओके, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके हमारे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। तो ऐसे में अगर कानून नहीं है तो क्या जुडिशरी जो है वो जजमेंट ही नहीं देगा? नहीं, उन सब चीजों को हटाने के लिए आर्टिकल 142 डाला गया है कि लॉ के द्वारा जुडिशरी को आप कंस्ट्रेन नहीं कर सकते हो। दैट जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, एंड दैट इज व्हाट आर्टिकल 142 मींस। इसलिए ये प्रोविजन डाला गया है टू डू द कंप्लीट जस्टिस। क्लियर? तो कंप्लीट जस्टिस के लिए ये प्रोविजन है और उसी प्रोविजन का यहाँ पे यूज करके जो है जुडिशरी ने ये जजमेंट दिया है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो हियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। सो अगली खबर पहुंचने से पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं, झारखंड रिकॉर्ड्स ओवर 66% टर्नआउट, वायनाड में 64% हुआ, बाय इलेक्शन था वायनाड का, तो झारखंड में 66% टर्नआउट। आई एम सेइंग इट इज अ गुड थिंग, गुड है ये। क्यों? एक ट्राइबल बेल्ट है, ओके, आप नेशनल एवरेज को मैच कर रहे हो, वहां पे रिसोर्सेज कम होते हैं, वहां तक पहुंचना बहुत जो है डिफिकल्ट है इंटीरियर रूरल फॉरेस्ट एरियाज के अंदर, और बहुत अच्छी है ये डेमोक्रेसी की विक्ट्री है अगर 66% हो रहा है। हाँ, देर आर, यू कैन से हमें इसको और आगे लेके जाना है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, दैट इज द की पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, मस्क रामास्वामी टू बी ट्रम्प्स एडवाइजर्स, ओके। तो देखिए ये डेवलपमेंट है, एक नई इंटरेस्टिंग बनाया काम किया है इन्होंने, इन्होंने बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो गवर्नमेंट को एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, ओके, ये नया डिपार्टमेंट ट्रम्प लेके आ रहे हैं। आइडिया इज दिस, जो भी रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म क्या होता है कि रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, रूल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, आम जनता के लिए वो बहुत सरदर्दी लेके आते हैं। अब बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो और अगर कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं तो फिर आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी। तो यूएस के अंदर भी ऐसा ही था कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो ओवर द टाइम काफी स्लो हो गई थी, इनएफिशिएंट हो गई थी,
उसको ठीक किया जाएगा। और जो मस्क का एक गोल है, मस्क ने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया है कि दे विल, यू कैन से, स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। पूरे के पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स लॉज को हटाया जाएगा, जो भी बल्कि ब्यूरोक्रेसी है, बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पे, उनको हटाया जाएगा। सो दैट इज समथिंग दे आर गोइंग टू डू हियर। तो एक ये उनके रिफॉर्म सिस्टम को लाने के लिए सिस्टम जो है ये ट्रम्प साहब लेके आ रहे हैं। और मस्क एंड रामास्वामी, दे आर नोन टू बी, यू कैन से, रनिंग अ सिस्टम विद वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ही एलन मस्क जब आए थे और उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर किया था, ओके, अब ट्विटर का जो 5,000 का स्ट्रेंथ था, उससे पहले, उनके टेक ओवर से पहले ट्विटर के पास 5,000 एम्प्लॉयज होते थे। इन्होंने आता ही उसको कर्टेल डाउन कर दिया और 1400 टू 1500 एम्प्लॉई हैं अब उनके पास। तो ट्विटर पहले भी चल रहा था, ट्विटर आज भी चल रहा है। पहले 5,000 एम्प्लॉय से चलता था, 1500 से चल रहा है। तो दिस इज हाउ लाइक दे विल रन द स्कीम, और वही ट्रम्प यहाँ पे करवाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और कुछ खास ये पॉलिटिकल न्यूज में हम जाएंगे नहीं। ओके, इसके अंदर हमारे लिए कुछ काम का होता नहीं है। एंड दैट इज हाउ इट इज। derailed goods train stop traffic leave experts baffled। ओके, अब ये रेलवे की सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आपको पहले समझना पड़ेगा ये ट्रेन एक्सीडेंट इतने ज्यादा हो क्यों रहे हैं, तो हमें थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है। मतलब हम जहाँ पे 10 ट्रेन चलानी चाहिए, वहां पे 20 ट्रेन चला रहे हैं। कुछ लाइंस ऐसी हैं जो 200% कैपेसिटी पे चल रही हैं। मतलब वहां पे आइडली 10 ट्रेन चलनी चाहिए एक दिन में, लेकिन आप 20 चला रहे हो। ये सबसे बड़ी ये एक ट्रेजिक है, बिकॉज ऑफ द पुअर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक डाटा बताता हूँ कि ब्रिटिशर्स बहुत बड़ा नेटवर्क छोड़ के गए थे इंडिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंडियन रेलवे का हुआ करता था एक टाइम पे। उसके बाद हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट उतने लेवल का हुआ ही नहीं, एंड दैट इज हाउ द ट्रेजिक थिंग्स आर। अब देखो, रेलवे सेफ्टी के लिए हमने एक कवच सिस्टम लगाया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसके अंदर होगा क्या, कवच के अंदर मान लीजिए एक लाइन के ऊपर 2 ट्रेन आ जाती हैं आमने सामने, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लग जाएगी। बट पॉइंट इज दिस, ये कवच सिस्टम अभी तक यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब हर पूरे इंडिया के अंदर अभी तक इसका फैलाव नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स के ऊपर ये जरूर लगा है। दिल्ली मुंबई रूट पे है। उसके अलावा बाकी जो मेजर रूट्स हैं वहां इसको नहीं लगाया गया है। सो इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से इसको थोड़ा फासन अप करना पड़ेगा। ओके, तब जाके आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स जो है वो रुकेंगे। एंड रेलवे जो है एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर। तो इसको जो ठीक करना जो है ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। दैट इज व्हाट द बिग आइडिया इज अबाउट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात है सी रेंचिंग लॉन्च्ड ऑफ विजग कोस्ट एज फॉलो अप टू आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट इन केरला। अब देखो, सी रेंचिंग आपको मालूम होना चाहिए कि होता क्या है। देखिए, यहाँ पे जो फिशेज होती हैं उनको आर्टिफिशियली, जब वो छोटी होती हैं, आर्टिफिशियली आप उनको स्टोर करते हो और उसके बाद उनको ब्रीड करते हो। फिर आप इनको ओपन ओशियन में छोड़ देते हो। ठीक है, पहले आप उनको रखेंगे अपने पास ताकि वो सेफ रहे। छोटी छोटी जब होती है तो वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी फिर आप उनको जो है ओशियन में छोड़ दीजिए। और आइडिया ये है, जहां जहां पे भी अभी हमारे यहाँ पे फिशेस जो है उनका नंबर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो है हम, या फिर ह्यूमन की ये टेंडेंसी होती है कि हम हर चीज को ज्यादा जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉयट कर देते हैं, फिर उसकी शॉर्टेज हो जाती है। तो यहाँ फिशरीज में भी ऐसा है। तो उसको ठीक करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप है कि आप जो है ये सी रेंचिंग जैसी चीज कर रहे हैं। दैट इज द आइडिया हियर। अब इसके अंदर आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए कि हमारी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, मत्स्य संपदा योजना। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। इस स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली योर गवर्नमेंट इज डूइंग, क्या क्या सरकार ने किया है, ये पूरा आइडिया आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इससे अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो सीधा साइंस एंड टेक के पेज पे चलेंगे। इलेक्शन इलेक्शन सब जो है पॉलिटिकल चल रहा है, तो वी विल नॉट लुक इनटू दैट। एक और अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इनॉग्रल इंडियन ओशियन डायलॉग बिटवीन यूएस एंड इंडिया टू बी हेल्ड टुडे। ओके, सो दीज आर द डेवलपमेंट। बट ये जो है पुराने ऑफिसर्स के साथ है, तो वी हैव टू वेट फॉर ट्रम्प कि फ्यूचर की जो हमारी एंगेजमेंट होगी वो ज्यादा मीनिंगफुल होने वाली है। तो बट इट्स अ न्यू, यू कैन से, इनिशिएटिव। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। ओके, क्यों?
आप यूएस के साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेज करेंगे, यूएस विल हेल्प यू आउट। ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी का एक जो है अच्छा टीम यहाँ पे बन सकता है। सो दैट इज समथिंग दैट वन हैज टू थिंक हियर। यूएस हमेशा हमारे फायदे की चीज करता है, अब तक पिछले 10-15 साल में अगर हम देखेंगे तो काफी फ्रूटफुल रहा है यूएस के साथ एंगेजमेंट हमारा। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइंस के पेज पे चलेंगे। अब देखिए, इंडिया टी शुगर एक्सपोर्ट रेजेस द सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। अब ये एक डायलेमा है, देखो भाई, एक तरफ हमें अपना एक्सपोर्ट जो है उसको इंक्रीज करना है, दूसरा एग्रीकल्चर क्या वाकई सस्टेनेबल है? स्पेसिफिकली अगर आप इन क्रॉप्स को देखोगे, बात हो रही है शुगर की। अब शुगर जो है वो वाटर कंज्यूम करती है, वाटर इंटेंसिव है, ये बहुत ज्यादा पानी जो है एक तरीके से ये ले जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो गन्ना उग रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये हाई जो है वाटर इंटेंसिव और हाई कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि जो शुगर केन होता है उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। तो 8 से 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होगा, उसमें आपकी फसल तैयार होती है। तो क्या हमारा मार्जिनल फार्मर उसके लिए रेडी है? पहला सवाल ये हमें समझना है। दूसरा सवाल आपको इसके अंदर ये समझना होगा कि भाई, अगर हम शुगर एक्सपोर्ट के लिए उगाने लगेंगे, कि हम शुगर शुगर को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट के ध्यान में रख के करेंगे। एक होता है कि डोमेस्टिक आपकी यूजेज के लिए आपको चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट मतलब आप दूसरों को खिलाने के लिए कर रहे हैं। उस केस के अंदर क्या ये वायबल चीज है कि हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगाएं? और स्पेसिफिकली एरिया महाराष्ट्र का जो ड्रॉट प्रोन है, जहां पे साल दर साल जो है सूखा पड़ता है, वहां पे आप गन्ना लगा रहे हो, वाटर की ऑलरेडी शॉर्टेज होती है। तो इसीलिए ये इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट सामने आ रहा है कि ये जो टी और शुगर जैसी क्रॉप्स हैं, ये हाई वाटर इंटेंसिव है और हाई जो है इनका एक आप बोल सकते हो कि कैपिटल इंटेंसिव भी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये सस्टेनेबल होगा, ये एक डाउट है। सो इस सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए ये एडिटोरियल आर्टिकल यहाँ पे आया है। सो दे कहना है कि वी हैव टू बैलेंस आउट इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल, हमें पता है कि फार्मर की इनकम बढ़ानी है, ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन इस चक्कर में हम ऐसी क्रॉप्स को एनकरेज नहीं कर सकते जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लेके आए। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। अब करंट स्टेटस अगर आप देखेंगे, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर, कंट्रीब्यूटिंग टू बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। अब देखो, ठीक है, मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक का फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए क्या हमें इसको करना चाहिए, उसका ये मेजर सवाल है। मेजर चैलेंजेस टी प्लांटेशन को लेके क्या होते हैं? रेगुलरली देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टी प्लांटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये असम की चाहे आप बात कर लो, चाहे आप साउथ की बात कर लो, जहां पे भी टी होता है वहां पे बहुत बार हमने देखा है कि टाइगर के साथ जो है आपका स्टैंड ऑफ हो गया, या फिर एलिफेंट के साथ स्टैंड ऑफ हो गया, तो वो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के जो है केसेस बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज है केमिकल यूज। नाउ वी आर हाई रिलायंस ऑन सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, वो हमारी हेल्थ को जरूर जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये ऐसा हो रहा है, ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता है इसमें, सिंथेटिक का आप यूज करते हैं तो चाय हम पी रहे हैं तो वो बहुत ही डेंजरस है। ओके, लेबर इश्यूज, जो टी प्लांटेशन लेबरर्स हैं, हमेशा उनके वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर हैं, अंडर पेमेंट है, ये एक मेजर इशू है, दिस इज द मेजर इशू। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रहा है, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है। सो वी वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज एस्पेक्ट। अब ट्री प्लांटेशन के अंदर जो है आपके यहाँ पे वुमेन भी एम्प्लॉयड होती हैं। शुगर इंडस्ट्री को अगर आप देखें, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर ग्लोबली, और रूरल एम्प्लॉयमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। अब देखो, एक पॉइंट आपको मुझे बताना होगा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया तो फोर्थ लार्जेस्ट आ गया ना, फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर। तो टी का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? ठीक है, लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सा है? तो ये पता होना चाहिए हमें। वैसा ही ये क्वेश्चन है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। वैसा ही यहाँ पे एक सवाल है कि शुगर इंडस्ट्री में कह रहे हैं कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, और रूरल एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और शुगर के ऊपर काफी रिलाय करती है, काफी हमारे लोग जो हैं वो शुगर प्लांटेशन के अंदर एम्प्लॉय हो जाते हैं। और यहाँ पे मेजर चैलेंजेस आते हैं, मैंने आपको बताया हाई वाटर कंजम्पशन होता है, और इरिगेशन फैसिलिटी हमारे यहाँ पे उतनी ज्यादा है नहीं। देखिए, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसमें पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर ही कैनाल नेटवर्क बनाया गया था, नहरें बनाई गई थी।
पैन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। तो एक ये इरिगेशन की बहुत बड़ी एक जो है केस स्टडी बनती है। एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि आप बायोडाइवर्सिटी लॉस आप कर देते हो, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल जो हमारे यहाँ पे जंगल था, आप नेचुरल जो इकोलॉजी है उसको आप काट काट के आप वहां पे गन्ना उगा रहे हो, ये ट्रेंड हमने देखा है और इसीलिए बहुत अलार्मिंग है। एंड दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज दिस। सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। अब आपको बताना है कि लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कौन सा है, तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू मेंशन इन द आंसर। ओके, और मैं आपको बता दूं इसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पूछा भी है एक बार, तो मैं कल शायद आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आऊंगा अगर मुझे याद रह गया तो। ठीक है, तो आपको मुझे ये भी बताना होगा कि सर कल PYQ ऐड कर देना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना इसको लेके कि जो क्वेश्चन पूछा गया है लार्जेस्ट वगैरह पे। अब पोटेंशियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। टी इंडस्ट्री की हमने प्रॉब्लम्स देख ली ताकि वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। साथ साथ भाई पेस्टिसाइड यूज को तो रेगुलेट करो। आज इंडिया में खाद कितनी डालनी है, कौन सी खाद डाल सकते हो, कौन सा पेस्टिसाइड यूज कर सकते हो, इसको लेके कोई रेगुलेशन नहीं है। तो वो हमें मेक श्योर करना है कि केमिकल्स का यूज मिनिमाइज हो। आपको ऑर्गेनिक को यहाँ पे जो है प्रमोट करना पड़ेगा, दैट इज द आइडिया। शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, मेक श्योर थिंग्स आर सस्टेनेबल। ड्रिप इरिगेशन का आप यूज कर सकते हो। ड्रिप इरिगेशन जो है वो वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस करता है, और वर्कर्स के लिए भी आप जो है चीजों को थोड़ा बेटर कीजिए, वर्किंग कंडीशन उनकी अच्छी होनी चाहिए। सो दीज आर द आइडियाज दैट वी कैन एक्सप्लोर। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, देखिए मिलेट्स एज अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव बिल्कुल हम लेके आ सकते हैं। अब दालें उगाइए। अब इसकी खास बात क्या होती है मिलेट की, बहुत से मिलेट्स जो होते हैं वो लेज्यूमिनस होते हैं। लेज्यूमिनस मतलब उनकी रूट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सोयल के न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए आप मिलेट्स को लेके आइए, मिलेट्स का यूज करना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये लेस वाटर कंज्यूम करते हैं, कम पानी में भी आप जो है काम कर सकेंगे। और बहुत से मिलेट ऐसे हैं जो ड्रॉट क्रॉप्स आप बोल सकते हो कि पानी बिल्कुल ही नहीं चाहिए, उसके अंदर भी वो सरवाइव कर जाते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन एक्सप्लोर, और उधर एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा सोर्स आपके लिए पैसा बनेगा। सो डिमांड काफी बढ़ गई है मिलेट्स की, सभी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। ओके, और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी जो है ये हेल्दी लाइफस्टाइल वाली चीज आ रही है, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। सो इंडिया के अंदर अगर हम मिडिल मिलेट्स को प्रमोट करते हैं तो फार्मर की इनकम भी अच्छी होगी और आप एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट वी कैन फोकस अपॉन। एंड आपको जो पॉलिसीज बनानी होंगी, तो एग्रीकल्चर जो हमारी पॉलिसी बनेगी उसके अंदर एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट डालना पड़ेगा। और एक क्रिटिकल पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल है। क्यों? एग्रीकल्चर इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ये स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट होता है। ओके, तो इसलिए जब हम स्टेट गवर्नमेंट्स को ही काम प्राइमरीली दे रहे हैं तो उनको एक साथ मिलके प्लानिंग में भी आपको लेके आना पड़ेगा। दैट इज हाउ थिंग्स कैन मूव हियर। और साथ साथ जो लोकल्स हैं उनके भी जो है कंसर्न्स आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे। अब ये लोकल्स का मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, देखिए बहुत जगहों पे ट्राइबल फार्मर्स होते हैं, तो ट्राइबल फार्मर्स के अपने कंसर्न्स हैं जो दूसरे फार्मर्स से अलग होते हैं, इसलिए वो लोकल कंसर्न्स आपको यहाँ पे एडअप करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। अब देखेंगे एडिटोरियल पे आएंगे, डिलिमिटेशन और फेडरलिज्म से रिलेटेड एडिटोरियल है ये, और काफी अच्छी चीज बताई है। अब देखो इसके अंदर एक मेजर डिबेट है, दैट इज नॉर्थ साउथ डिवाइड। अब ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की क्या कहानी है, पूरी कहानी है भाई यहाँ पे पॉपुलेशन की। तो ब्रॉडर पिक्चर समझ लीजिए कि साउथ ने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है और नॉर्थ ने नहीं की है, तो ये उसकी वजह से गड़बड़ हो गई है सब कुछ। ठीक, गड़बड़ कैसे हो गया? चाहे आप टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लो, वो भी पॉपुलेशन पैरामीटर लेके चलता है। चाहे आप नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लो लोकसभा राज्यसभा की, उसके अंदर भी जो है पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया होता है। तो अब इसके अंदर हम करें क्या? नॉर्थ के अंदर तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है और साउथ में जो है वो घटी है। तो ये एक ट्रेंड है, ये एक चीज है जो हमने देखी है। अब उसी चीज को यहाँ पे इन्होंने बताया है। आप देखिए ओवरव्यू ऑफ डिलिमिटेशन अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस इन्वॉल्व्स रीड्रॉइंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन चेंजेस। बिल्कुल डिलिमिटेशन वही होती है।
अब यूपी के अंदर सीट पॉपुलेशन काफी इंक्रीज हुआ है, ओके, और केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर पॉपुलेशन स्पेसिफिकली जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक, फर्टिलिटी रेट अगर आप देखेंगे यूपी का बहुत आगे चल रहा है और तमिलनाडु केरला का बहुत नीचे चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ओवर द इयर्स तमिलनाडु और केरला की पॉपुलेशन जो है वो घट जाएगी और यूपी की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब ऐसे में अगर हम देखें तो यूपी को सीट्स बढ़ के मिलेंगी अगर डीलिमिटेशन आप करते हो, और केरल और तमिलनाडु की सीट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये फेडरलिज्म के लिए भी एक खतरनाक चीज है, क्योंकि जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, रिप्रेजेंटेशन सबका बराबर होना चाहिए। अभी हम 1971 का सेंसस डाटा लेके चलते हैं और 1971 के हिसाब से चीजों को हमने डीलिमिट कर रखा है। 1971 में जो फर्टिलिटी रेट था नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स का वो बराबर चल रहा था, अब जो है वो कम हो गया है। तो दैट इज व्हाट इज हाईलाइटेड हियर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का इम्बैलेंस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देखिए, नॉन हिंदी स्टेट्स दे आर प्रोटेस्टिंग क्योंकि हिंदी डोमिनेट करती है, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। स्टेट्स लाइक बिहार, एमपी, वहां पे पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, बट स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, दे में लूज 30 to 40% ऑफ देयर सीट्स। सो इतना बड़ा डिफरेंस जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सदर्न स्टेट्स ऑलरेडी इसको लेके काफी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, स्पेसिफिकली 15th फाइनेंस कमीशन के इशू को लेके, ओके। सो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेके उन्होंने काफी जो है इस चीज को हाईलाइट भी किया था कि भाई हमने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है। जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है वो डिसएडवांटेज में नहीं जाने चाहिए, रादर उनको हमें और इंसेंटिवाइज करना चाहिए, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। तो साउथ के स्टेट्स ने तो अच्छा काम किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना अच्छी चीज होती है। दिस इज व्हाट इट इज। नाउ दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अनदर अलार्मिंग थिंग। उन्होंने कहा कि देखिए, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी पे भी खतरा होगा, क्योंकि पावर डायनेमिक्स हिंदी बेल्ट की तरफ ज्यादा है। आज इंडिया को अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना हो तो क्यों वो हिंदी वोटर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए काम करते हैं। मोदी जी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, सब यूपी के अंदर ही लड़ते रहे हैं, क्योंकि अकेले यूपी से 80 सीट्स आती हैं और बाकी हिंदी बेल्ट को अगर आप एडअप कर लोगे तो मेजोरिटी उनकी है। तो ऐसे में जो पावर शिफ्ट है वो आप देखेंगे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और मेजोरिटेरियनिज्म यहाँ पे हम अगर लेके आएंगे अगर इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, और इसका नुकसान क्या होगा? देर इज पोटेंशियल एलियनेशन ऑफ नॉन हिंदी स्टेट्स। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस अगर उनका रिप्रेजेंटेशन घटा दिया जाता है तो। दैट इज हाउ प्रॉब्लमेटिक इट इज। तो ये अलार्मिंग चीज है जो उन्होंने बताया है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो हमने पास्ट में बहुत बार डिलिमिटेशन को डेफर किया है। सो इस बार भी यही सजेस्ट किया जाता है कि देखिए, डेफर इट फॉर अनदर 25 ईयर्स, अगले 25 साल के लिए फिर डेफर कर दीजिए। बाय दैट टाइम कंट्रोल द पॉपुलेशन, आप बाद में पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए। दैट इज द आइडिया कि नॉर्थ के स्टेट्स में आपको पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, विद इन लिमिट्स लाना पड़ेगा, देन वी कैन गो अहेड विद दिस। सो दैट इज समथिंग विच इज सजेस्टेड हियर, ओके। अब ये हिस्टोरिकल मैंने बोला कि ग्रीवेंसेस रहते हैं रिप्रेजेंटेशन को लेके और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, क्योंकि साउथ के स्टेट्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं इन चीजों को लेके, दे कंप्लेन अबाउट इट, दैट इज व्हाट इट इज। और कंपीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं यहाँ पे, नीड टू बैलेंस फॉर्मल इक्वालिटी इन वोटिंग विद प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। और करंट फ्रीज ऑन री एलोकेशन पार्लियामेंट्री सीट्स जो है वो आपका 2026 में एंड हो रहा है, इसीलिए डिलिमिटेशन को लेके बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। द पॉइंट इज दिस, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, क्लियर। तो परमानेंटली फ्रीज करने का भी कुछ सजेशन है। एंश्योर नो चेंजेस इन इंडिया वाइड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज आपको देखना पड़ेगा, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ जो है वो एडवांटेजियस हो जाए, तो वो ये हमारे फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है और कंट्री की यूनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। दैट इज समथिंग विच इज सजेस्टेड, वो चीज है यहाँ पे, ओके। सो मेंटेन द करंट सीट प्रोपोर्शन, वो मेंटेन आपको रखना पड़ेगा, दैट इज द आइडिया। अगर 10% सीटें नॉर्थ में बढ़ रही हैं तो 10% सीटें आपके साउथ में भी बढ़नी चाहिए, ओके। सो नॉर्थ और साउथ के अंदर दोनों में बराबर बराबर परसेंटेज लेके चलिए, आप हर स्टेट के अंदर परसेंटेज वाइज लेके चल सकते हैं, दैट इज द सजेशन हियर। तो वो चीज यहाँ पे की जा सकती है, एंड वी हैव टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स, विदाउट दिस इंडियन यूनिटी विल बी अंडर डेंजर, दैट इज द आइडिया। अब नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट सीकेएम सिंड्रोम। तो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात हो रही है,
और ये प्रॉब्लम है, मेजरली बात यही है कि आपको इन चीजों की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, इन चीजों में हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, बीट योर कार्डियोवास्कुलर, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स या बाकी मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं. नाउ दीज टाइप्स ऑफ यू कैन से इश्यूज प्राइमरीली दे आर ड्रिवन बाय लाइफस्टाइल. हमारा लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है. हमारी जो फूड चॉइसेस हैं, ओके, वो बहुत ही खराब हैं. फूड चॉइसेस में प्राइमरीली वी आर कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स. आप कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. देखिए इसके पीछे के मल्टीपल रीजन है, मैं समझाता हूं आपको. अगर हम नए अगर हम फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें, ओके, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आपको फूड मिलेगा, सरकार खाना देगी. प्राइमरीली क्या दिया जाता था? राइस दिया जाता था या वीट दिया जाता था. आजकल थोड़ा बहुत पल्सेस देने लगे हैं, ओके, बट माय क्वेश्चन इज दिस, राइस और व्हीट खिला के क्या आप लोगों को हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट दे रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन मार्क. आप कार्ब्स खिला रहे हो, उस वजह से हो क्या रहा है, यहां पे हिडन हंगर हो रही है. व्हाट इज दिस हिडन हंगर? हिडन हंगर primarily is shortage of micronutrients, okay, deficiency of micronutrients. हमारे यहाँ पे माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, दैट इज द पॉइंट हियर. अब व्हीट और राइस के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा के आपके यहाँ पे मिनरल्स नहीं जा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं. तो उसको यहाँ पे डिबेट किया है कि ऐसा हमारा सिस्टम है. देखिए उसके अलावा हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल कैसा चल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो इंक्रीज हो रहे हैं, उस वजह से जो हेल्थ बर्डन है वो भी काफी बढ़ गया है, ओके. चाहे आप सरकार की बात कर लीजिए, चाहे आप फैमिली की बात कर लीजिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हो रहा है. ओबेसिटी काफी बड़ी है, डायबिटीज जो है उसके केसेस इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे. तो इनकी केस स्टडी का रेफरेंस सिर्फ तमिलनाडु है, लेकिन हमें पूरे इसको ब्रॉडर इंडियन कंटेक्स्ट में देखना होगा, क्योंकि पॉइंट्स जनरल से हैं कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसे ही हालात चल रहे हैं. तो आप सिर्फ तमिलनाडु के अलावा बाहर का भी अगर पॉइंट इसको समझ लेंगे तो इट्स द सेम थिंग. नाउ इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी है. देखिए सिर्फ तमिलनाडु का बता रहे हैं कि 1200 करोड़ स्पेंट एनुअली ऑन इंश्योरेंस अंडर दिस, ओके. तो ये प्राइमरीली कंसर्न है, ये पूरी इंडियन इकोनॉमी में भी ऐसा ही हो रहा होगा. ऐसे में हमें वेलनेस कल्चर को प्रमोट करना है, दैट इज व्हाट द आइडिया इज, ओके. तो सिर्फ जो है आप हॉस्पिटल खोलेंगे उससे सॉल्यूशन नहीं आएगा. देखिए ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जो प्रिवेंशन है वो बेटर है. क्योर तो ठीक है, हॉस्पिटल कर देगा, बाद में बीमार पड़ के आप इलाज करवा लीजिए, लेकिन उससे पहले प्रिवेंट कर दीजिए कि डिजीज ही आपको ना हो. दैट इज व्हाट द की पॉइंट इज, ओके. नाउ वी नीड टू हैव दिस इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर. इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर हमें चाहिए. यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, उनके डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, दैट इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, ओके. एंड न्यूट्रिशनल चैलेंजेस हैं वो हमें एड्रेस करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया हम ज्यादातर राइस और व्हीट के ऊपर रिलाय कर रहे हैं भाई, उसके अलावा भी तो खाने की चीजें हैं, आप उनको लेके आइए. मेक श्योर दैट मिनरल रिच डाइट हो हमारी, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है. ग्लोबलाइजेशन से जो ये फास्ट फूड कंज्यूम करने की हमारी जो प्रैक्टिसेस चल पड़ी हैं, उसको आपको जरूर संभालना होगा. आपको ट्रेडिशनल फूड लेके आना पड़ेगा. ट्रेडिशनल फूड में मिलेट्स वगैरह खाते थे हम लोग, और वो काफी न्यूट्रिशियस होता था. तो उसी लाइफस्टाइल के ऊपर हमें वापस जाना है, दैट इज व्हाट द बिग आइडिया इज, ओके. एंड देन यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन होलिस्टिक अप्रोच टू टैकल दिस. सिर्फ जो है हॉस्पिटल खोलने से बात नहीं बनेगी, लोगों को अवेयर करवाइए कि ये एक वाकई बहुत बड़ी पेंडेमिक है, मैं तो ये बोलूंगा इसे. दैट इज व्हाट द आइडिया इज. सो नेक्स्ट एडिटोरियल पे चलते हैं. देखो ये लोग इस एडिटोरियल के अंदर पीएम उज्ज्वला योजना से रिलेटेड बात है. इनकी केस स्टडी सिर्फ जे एंड के बेस्ड है, बट मैं बता रहा हूं हमें जनरल पॉइंट्स मिलते हैं जो बाकी जगहों पे भी हम यूज कर सकते हैं. सो पीएम उज्ज्वला योजना, इसके अंडर जो है गैस सिलेंडर दिया जाता है, ठीक. आइडिया ये था स्टार्टिंग के अंदर जो कनेक्शन है वो फ्री दिया जाएगा, और स्टार्टिंग का जो आपका सिलेंडर है वो भी सब्सिडाइज प्राइस पे हम दे देते हैं, ये सरकार की तरफ से आता है. अब जे एंड के की केस स्टडी है. देखिए 85% हाउस होल्ड जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है, और उनमें से 68% ऐसे हैं जिन्होंने पीएम उज्ज्वला योजना के अंडर ही लिया है. अब मेजर चीज समझिए,
अगर आप गैस सिलेंडर लेते हैं तो उसके आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आता है। आप ट्रेडिशनल चूल्हा से हटके आप बाकी यूटेंसिल्स की तरफ जा सकते हैं। आप मॉडर्न कुकिंग मेथड लेके आ सकते हैं जो कि लेस पोल्यूटिंग होता है, ठीक। और लेस पोल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है इंडोर पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ जो हमारे घरों में होता है। इंडोर पोल्यूशन का विक्टिम सबसे बड़ा कौन है? वुमेन। घर में खाना वुमेन बनाती हैं, वही वो पॉइजनस गैसेस जो हैं इनहेल करती हैं और उनको हेल्थ इशू आते हैं। तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है वुमेन से भी, और इसीलिए ये जरूरी है कि एलपीजी बढ़ने से क्लीन एनर्जी जो है उसका जो यूजेज वो बढ़ रहा है। हेल्थ बेनिफिट काफी अच्छे हैं। इट रिड्यूसेस द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, उसमें कमी आई है, ठीक। और एवरेज एलपीजी कंजम्पशन लिंक टू द रिड्यूस्ड हेल्थ इश्यूज लाइक कफिंग, चेस्ट इन्फेक्शन, वो सब कम हो जाते हैं। तो बेनिफिट इसका काफी है यहाँ पे। अब बात करते हैं, डिस्पाइट एवरीथिंग देयर आर बैरियर्स दैट आर एग्जिस्टिंग। और ये जो बैरियर्स हैं ये एक यूनिवर्सल टाइप है, सिर्फ कश्मीर के केस में नहीं लग रहा, ये आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड वहां पे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। 47% दे आर अनअवेयर अबाउट द हेल्थ रिस्क ऑफ सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में हम कोयला जलाते हैं या फिर हम गैस गोबर भी जलाते हैं, सॉरी गैस नहीं गोबर जलाते हैं, वो हेल्थ इशू बहुत बड़ा लेके आते हैं हमारे लिए। चाहे आप लकड़ी जला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग हेल्थ इशू। सो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। फर्स्ट आपको अवेयरनेस लेके आनी होगी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब देखिए ये हमने ये ट्रेंड बाकी जगहों पे भी देखा था कि स्टार्टिंग का सिलेंडर तो फ्री मिल गया, लेकिन रीफिल लोग नहीं करा रहे हैं। रीफिल वाली चीज है वो अभी भी देखी है, ओके। तो वो चीज हमें मेक श्योर करना है, पीपल आर रीफ्यूलिंग इट। सिलेंडर तो कम से कम खुद खरीदे। तो ऑलरेडी पहले सब्सिडी दी जाती थी, अभी वापस सब्सिडी इस टाइप की हम कर सकते हैं। सो दीज आर आइडियाज दैट वन कैन एक्सप्लोर एंड वी हैव टू फर्दर एक्सपैंड द एलपीजी नेटवर्क। पूरे जो है आप सिर्फ जे एंड के नहीं बाकी एरियाज में भी लेके आइए, दैट इज व्हाट द प्राइम पॉइंट इज, ओके। सो सीधा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या है। अब देखो एक चीज इन्होंने बताई है, देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू शेयर राइज इन द रिसेंट ईयर। अब अर्बन लोकल बॉडीज बहुत से स्टेट्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गई हैं, ठीक। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम क्या होती है, तो 3F प्रॉब्लम बोली जाती है। 3F प्रॉब्लम बोलते हैं कि भैया एक तो इनके पास फंक्शंस नहीं दे रखे, पावर्स नहीं दे रखी, एक इनके पास फंक्शनरीज नहीं है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होता है, ठीक। और तीसरी जो है वो बोलते हैं कि फाइनेंस भी इनके पास नहीं है। और मेजर पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंस अगर नहीं है तो उस केस के अंदर दे आर रिलाइंग आउटराइटली ऑन स्टेट गवर्नमेंट। खुद के पास कोई पैसे का सोर्स नहीं होगा तो लोकल बॉडी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो वो एक समस्या यहाँ पे हाईलाइट की है। ऐसे में ये केस स्टडी बता रहे हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, वहां पे अर्बन लोकल बॉडीज सेल्फ सफिशिएंट हो रही हैं। हमारे पास पुणे का भी एक एग्जांपल है। पुणे में भी जो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया था, ठीक। उस म्यूनिसिपल बॉन्ड से वो भी काफी पैसा उन्होंने खुद बनाया है, वो भी सेल्फ सस्टेनिंग चल रहे हैं। अब बात ये है कि रूरल के अंदर अभी भी कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है। अर्बन के अंदर अभी ये बॉडीज सेल्फ सस्टेनिंग हो गई हैं, खुद अपने आप को सरवाइव करवा रही हैं। रूरल के अंदर शॉर्टेज ऑफ फाइनेंसेस अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज समथिंग वन हैज टू लुक इनटू। सो ये आप इस एडिटोरियल को पूरा पढ़ लेना, इसके अंदर से डेटा और फैक्ट्स जो है वो आपको नोट डाउन करने होंगे, दैट इज द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल हम लोग जाएंगे नहीं इसके अंदर, ओके। विल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर भी हम नहीं जाएंगे, शेयर मार्केट से हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। मेजर ये है कि ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा डाउन है। अब देखो इसके अंदर बढ़ते हैं आगे, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके पूरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो COP29 अजरबैजान में हो रहा है, बाकू के अंदर, ओके। और क्या डेवलपमेंट है? मेजर डेवलपमेंट इज कि $300 बिलियन एनुअली जो है वो अब डेवलप्ड नेशंस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 2015 के अंदर पेरिस डील हमने कंक्लूड की थी, और पेरिस डील के अंदर आइडिया ये निकाला गया था कि एनुअली $100 बिलियन जो है ये डेवलप्ड नेशंस कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो डेवलपिंग नेशंस को दिया जाएगा फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फॉर अडॉप्टिंग द क्लीन टेक्नोलॉजी, ऐसा। अब मेजर पॉइंट ये है
कि 100 बिलियन के टारगेट को लेके डेवलप्ड नेशंस काफी रिलक्टेंट थे। तो आज डिबेट ये आ रही है कि हाउ विल इट बी पॉसिबल दैट वो 300 बिलियन के लिए रेडी हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक। Importance of credible commitment to motivate countries like India to enhance their NDCs, जो nationally deterministic हमने टारगेट लिए थे। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमने कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल होंगे बाय 2070, और ये डेवलप्ड नेशंस कई ऐसे हैं वो चाहते हैं कि 2050 आपका ईयर होना चाहिए, कि 2050 तक आप जो है अपना कार्बन एमिशन बहुत कम कर लीजिए। तो ये इस टाइप की डिबेट चल रही है। अब हमारे लिए, इंडिया के लिए प्रायोरिटी है कि हमें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट देखना है, इंडियंस को डेवलप करवाना है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है। इसलिए मोदी जी ने 2070 रीजनेबल टारगेट रखा। इसमें पोल्यूशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पोल्यूशन होगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज वैसी अलग हैं थोड़ी। तो ऐसे में अगर हमें अच्छी फंडिंग मिल जाती है तो वी इट विल बी पॉसिबल कि इंडिया अपना टारगेट 2050 में भी ले आए। ओके। अब प्रेजेंटली $100 बिलियन है पूरी दुनिया के लिए, है वो तो इनएडिक्वेट है। डेवलप्ड नेशंस ने डिमांड की है, डेवलपिंग नेशंस ने डिमांड की है कि हमें $1 ट्रिलियन चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट अगर आएगा देन ओनली यू विल सी थिंग्स मूविंग ऑन द ग्राउंड। चीजें बदलेंगी ही तब अगर फंडिंग और टेक्नोलॉजी मिल जाए। दैट इज द आइडिया। सो अभी प्रेजेंट फोकस क्या है? ग्लोबल कार्बन मार्केट बनाई जाएगी। ग्लोबल कार्बन मार्केट बनाने से डेवलपिंग नेशंस को बेनिफिट होगा। ओके। क्यों होगा? अब देखो, मेजर पोल्यूटर्स में जिनका नाम आया था उसमें चाइना है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर इंडिया है तीसरे नंबर पे, और फिर यूरोपियन यूनियन आता है। 8% पोल्यूशन हमसे आ रहा है। चाइना 31% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, और 13% यूएस कर रहा है, और यूरोप पूरा मिला के 7% कर रहा है, सभी कंट्रीज ऐड करके। अब ये लेटेस्ट 2023 का डाटा था। नाउ जो इसमें की पॉइंट समझने वाला है, देखिए, यूएस में अगर आप एक चीज कंपलसरी कर देंगे कि सभी कंपनीज को कार्बन क्रेडिट्स इकट्ठे करने हैं, तो वो कार्बन क्रेडिट्स कहां से खरीदेंगे? दे कैन बाय आउट फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस। ये एक मेजर चीज है जो हम लेके आएंगे। अब वो कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए डेवलपिंग नेशंस को की कंपनी से खरीदेंगे, तो फंड जो ट्रांसफर होगा वो डेवलपिंग नेशंस में आएगा। ये बेनिफिट है ग्लोबल कार्बन मार्केट बनाने का। सो इट्स अ वेरी ग्रेट बेनिफिट दैट वी आर गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट। ओके। देन अनदर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, तो मैंने आपको बताया कि देखिए, आइडिया ऐसा होना चाहिए कि पैसा बने। अगर आप $1 डाल रहे हो तो वो कम से कम $8 का काम करे, इस तरीके का मॉडल बनाइए। मतलब आप लेंडिंग सिस्टम लेके आओ, लेंडिंग फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगी, लोन्स उसके लिए मिल जाएंगे। वो मॉडल आपको लेके आना पड़ेगा। उसके अंदर चाहे आप वर्ल्ड बैंक से पैसे दीजिए, चाहे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लीजिए, चाहे आप न्यू डेवलपमेंट बैंक से पैसे लीजिए, जितने भी इंटरनेशनल फंडिंग के मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, सभी को हमें एक्सप्लोर करना है टू फैसिलिटेट द क्लाइमेट फंडिंग। दैट इज व्हाट द आइडिया इज। सो यहाँ पे अभी तक डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में डिफरेंसेस हैं। सो वी हैव टू पुश फॉर इट, इसको पुश करना पड़ेगा। और इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इनको अपने कंट्रीब्यूशन थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। ये इंडिया के लिए भी फेवर में है, ये इस बात समझनी है। अगर हमें क्लीन टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, सो इट इज नॉट जस्ट इन फेवर ऑफ सम अदर कंट्री, ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, किसी और के लिए नहीं करना, आपको अपने लिए करना है। दैट इज द आइडिया। अब यूरोप ने एक चीज इंट्रोड्यूस की है, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या करते हैं? ये एक तरीके से ड्यूटीज लगाते हैं, कार्बन टैक्स टाइप लगाते हैं। ओके। किसके ऊपर लगाते हैं? उन कंट्रीज पे जहां पे प्रोडक्शन मेथड पुअर टेक्नोलॉजी से किया जाता है। सो डेवलप्ड नेशंस ने एक ये यूनिलेटरल टैक्स टाइप अरेंजमेंट लगाया है, और इसको डेवलपिंग नेशंस अपोज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, वो जबरदस्ती टैक्स लगाएंगे तो डेवलप्ड नेशंस को बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। डेवलपिंग नेशंस के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजें डेवलप्ड नेशंस को, हमारा एक्सपोर्ट इंपैक्ट होगा। तो इस टाइप की डिबेट चल रही है यहाँ पे, लेकिन इसको ग्लोबल लेवल पे लेके आना एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों? ये सभी को ही एक चीज के लिए प्रसुएड करेगा कि आपको एफिशिएंट बनना है। कब तक आप बैठे रहोगे? प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, क्लीन टेक्नोलॉजी उसके अंदर आप लेके आइए। दैट इज द आइडिया। और ये ग्लोबल कार्बन टैक्सेस अगर लगता है
तो इसका बेनिफिट हमें भी थोड़ा होगा यहाँ पे। ओके, थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा बेनिफिट होगा। नुकसान इन द सेंस कंपनीज का इनिशियली तो एक्सपोर्ट हर्ट हो ही जाएगा, ठीक, इनिशियली हमारा एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होगा। और अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये एक इंसेंटिव होगा कि हम एफिशिएंट बने। हमें इंडिया के अंदर बोला जाता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, क्यों? कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो ये एक प्रेशर वाली चीज है जो चीजें लेके आ सकती है कि ये आपके प्रोडक्ट को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाओगे, आप भी क्लीन टेक्नोलॉजी लेके आओगे। दैट इज द बिग आइडिया। सो इट्स अ गुड थिंग। ओके, अब देखो एक और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। यूएस ऑयल इंडस्ट्री अर्जेस ट्रम्प टू डिच बिडेन्स क्लाइमेट पॉलिसीज। और ट्रम्प तो एक तरीके से नॉन सीरियस रहे हैं when it comes to climate change. He is focusing on domestic, और एक तरीके से he doesn't care about fossil fuel use etc etc. वो सिर्फ प्राइमरीली इकोनॉमिक कंसर्न से चलते हैं, नॉट द एनवायरमेंटल कंसर्न। दैट इज व्हाट ट्रम्प पॉलिसी इज अबाउट। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये काफी अलार्मिंग चीजें हैं जो हो रही हैं। क्लियर? तो आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, देखिए इंटरनेशनली क्या चल रहा है। इंटरनेशनली लाइक चाइना फिलीपींस स्पार ओवर न्यू मैरिटाइम लॉज, और बेसलाइन ड्राइंग को लेके डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। तो ये सब साउथ चाइना सी के अंदर चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ओके, वही पॉइंट है यहाँ पे। अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है। सो दैट इज व्हाट द ओवरऑल थिंग इज। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज डू स्प्रेड द नेम, एंड प्लीज डू गिव अस अ लाइक इफ दीज सेशंस आर बेनिफिशियल फॉर यू। साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। इस डॉक्यूमेंट का जो हमने यहाँ पे किया है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा विद माइंड मैप्स एंड विद द पीवाईक्यू। सो दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। ओके, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आप जो भी आपके सजेशंस हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू एंटरटेन दोज थिंग्स। एक सजेशन आया था कि हमें कोटेशंस और डेली कोट्स लेके आने हैं मोटिवेशनल, वी विल इंक्लूड दैट, उसको भी हम लेके आएंगे।